एक पैकेज डिलीवर करने के रास्ते में आप एक ऐसी लग्जरी कार से टकरा गए जिसका खर्च आप 8 जन्मों में भी नहीं उठा सकते, और उसकी मालकिन आपकी कंपनी की एक अलग रहने वाली महिला सीईओ थी। लेकिन आपको यह नहीं पता था कि वह असल में आपकी वही बेवकूफ ऑनलाइन दोस्त थी जो आपको लगातार उसके साथ गेम खेलने के लिए परेशान करती थी। जब आप वहां हैरान होकर बैठे थे, उस टूटी फूटी लग्जरी कार को देख रहे थे जिससे आप टकरा गए थे, और सोच रहे थे कि इस नुकसान को उठाने के लिए आपको कई जन्मों तक टेक अवे डिलीवर करना होगा, तभी एक खूबसूरत लड़की कार से बाहर निकली। उसकी बड़ी बड़ी पानी भरी आंखें थीं और उनमें थोड़ी चिंता भी थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों में से कोई एक शब्द भी नहीं बोली। वाह, वह सच में बहुत अमीर है। वह सच में अपना आपा बनाए रख सकती है। आप बस हार मानकर मुस्कुराए और पहले बोले, चिंता मत करो, मैं इसका खर्च उठा लूंगा। लड़की की आंखें उसकी घनी पलकों के नीचे साफ और चमकदार, बिना कुछ बोले आपको देखते हुए झपक गईं। अरे लड़की, तुम्हें क्या लगता है मुझे कितना देना होगा? आपने पूछा। लेकिन शायद मैं अभी इसका खर्च नहीं उठा पाऊंगी। हम एक इंस्टॉलमेंट प्लान साइन कर सकते हैं, मैं इसे जल्द से जल्द चुका दूंगी। लड़की चुपचाप सुन रही थी। उसके गालों पर हल्की सी लाली आ गई थी। उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके होंठ थोड़े हिले, फिर उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। इसके बाद वह और पास आई। उसकी खूबसूरत आंखें आपको ऊपर से नीचे तक देख रही थीं। आखिर में आपके खरोंच वाले हाथ पर टिक गईं। आप चौंक गए, लेकिन जल्दी से उसका मतलब समझ गए। आपने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और अपना पैर उठाया। बस एक छोटी सी चोट है, मैं ठीक हूं। लड़की ने राहत की सांस ली, धीरे से अपनी गोरी ठुड्डी हिलाई। और कुछ मत कहो, कार में बैठने के लिए मुड़ी। हे ब्यूटीफुल, क्या तुम जा रही हो? क्या तुम्हें पक्का है कि तुम्हें हार जाना नहीं चाहिए? लड़की ने फिर से अपना सिर हिलाया। बिना रुके वह कार में बैठ गई। इंजन जोर से चलने लगा। जब कार चली गई तो तुम खाली नजरों से देखते रहे। अचानक तुमने पिछली विंडशील्ड पर एक छोटी सी लाइन देखी। वह मेरी बेटी है, उसे तुमसे शादी करनी ही होगी। नतीजा तुम अपने रिस्क पर लो। तुमने एक पल के लिए कोई रिएक्शन नहीं दिया। यह सब क्या था? क्या मैंने सच में उसे मारने के बाद उससे शादी करने की हिम्मत की? घर वापस आकर तुम अपनी कुर्सी पर बैठे उस अजीब दिन के बारे में सोच रहे थे। तुम्हारे चैट ऐप के नोटिफिकेशन साउंड ने तुम्हें असलियत में वापस खींच लिया। एक प्यारा सा अवतार लगातार चमक रहा था। यह वही बेवकूफ ऑनलाइन दोस्त था जिससे तुम सालों से चैट कर रहे थे, लेकिन कभी पर्सनली मिले नहीं थे। यार, तुम बदल गए हो। तुम्हारे पास बाहर कोई और कुत्ता जरूर होगा। तुम अब मेरे साथ गेम भी नहीं खेलते। गुस्से में तुमने आंखें घुमाई। तुम पूरे दिन बस गेम खेलते रहते हो। मैं नौकरी ढूंढने में बिजी हूं। मैंने अभी अभी ग्रेजुएट किया है। उफ, तुम कह रहे हो कि मैं फिर से खर्चीला हो गया हूं। बकवास मत करो, मैं बस सच कह रहा हूं। तुम बहुत ठंडे हो। ऐसा लगता है जैसे तुमने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया। तो बताओ, क्या मैं सच कह रहा हूं? मुझे सच में शक है। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में मेरा खराब परफॉर्मेंस तुम्हारी वजह से था। तुम खर्चीली औरत जो मुझे हाई स्कूल के आखिरी साल में गेम्स खेलने के लिए घसीटती थी। तुम्हें तो यह भी शक था कि इंटरनेट केबल के दूसरी तरफ 100-200 पाउंड का हट्टा कट्टा आदमी बैठा है, लेकिन उसने तुमसे पैसे नहीं ठगे, इमोशनली धोखा नहीं दिया, और यहां तक कि तुम्हारे जन्मदिन पर उसने तुम्हें गेम स्किन्स का पूरा सेट दिया था। तुमने उस समय गाली दी थी, खासकर इसलिए क्योंकि तुम्हें बुरा लगा था। तुम्हें लगा कि उसे सिर्फ 200 युआन ट्रांसफर करना ज्यादा सही रहेगा। उस जन्मदिन के बाद से तुम उसे खर्चीली औरत कहते हो, और तुम्हारे मोटे अंदाजे के हिसाब से इस खर्चीली औरत ने इतने सालों में गेम्स पर कम से कम 7 फिगर खर्च किए हैं। इसीलिए जब उसने तुम्हें पर्सनली मिलने के लिए बुलाया तो तुमने उसे तुरंत टाल दिया। तुम दोनों एक ही लीग में नहीं हो, फर्क बहुत बड़ा है। तुम अब भी गाली देते हो। अगर तुमने दोबारा गाली दी तो मैं किसी से तुम्हारा आईपी एड्रेस ढूंढवाकर तुम्हें पिटवाऊंगा। ओह, तुम बहुत टफ हो। मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो मुझे पीटो। तो क्या तुम मुझसे कांटेक्ट करने के लिए राजी हो? मैं कब राजी हुआ? चलो, जिंदगी भर एक दूसरे से नहीं मिलते, ठीक है? मुझे अभी भी नौकरी ढूंढनी है। हम बाद में बात करेंगे। बाई निंगबिन ने अपना फोन पकड़ा, लगभग आधे घंटे तक स्क्रीन को घूरता रहा और फिर दूसरा मैसेज भेजा। क्या तुम्हें कोई मिली? क्या तुम्हें अभी तक कोई मिली है? मेरे साथ गेम खेलो। तुम एक पल के लिए चुप हो गए। मिस, तुम्हें सच में नहीं पता कि जिंदगी कितनी मुश्किल है। क्या कोई गलतफहमी है? क्या तुम मेरी पढ़ाई की बात कर रहे हो? इसके अलावा क्या तुम्हें लगता है कि नौकरी ढूंढना पत्ता गोभी खरीदने जितना आसान है? मैं इंटरव्यू में बिजी हूं, और नौकरी मिलने के बाद भी मुझे उस पोजीशन के हिसाब से खुद को ढालना है। इन दिनों मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का टाइम नहीं है। बाई निंगबिंग निराश हो गई। तो मैं अकेले में बहुत बोर हो रही हूँ। चलो तब तक इंतजार करते हैं जब तक मेरी जिंदगी स्टेबल ना हो जाए। एक बार स्टेबल हो जाए तो मैं तुम्हारे साथ फिर से गेम खेल सकती हूँ। ठीक है? ठीक है। तो तुम कब स्टेबल होगे? कम से कम मुझे पहले एक घर खरीदने दो।
मेरा अपना घर हो। बाई निंगबिंग ने एक पल सोचा। सिर्फ एक घर? कल कैसा रहेगा? तुम थोड़ी देर चुप रहे। क्या तुम बेवकूफ हो? मैं एक दिन में घर कैसे खरीद सकती हूं? यह कहना मुश्किल है। जैसे अगर कोई मकान मालिक तुम्हें 100 युआन में घर बेच दे तो तुम एक घर ले लोगे। तुम एक पल के लिए चुप हो गए। तुम्हें सच में आइडिया सोचना आता है। बाई निंगबिंग की आंखें चमक उठी। फेलियर फेलियर नहीं, मुझे जलन नहीं हो रही है। जाओ अकेले खेलो। ठीक है, मैं यहीं रुकती हूं। मैं जल्द ही ऑनलाइन हो जाऊंगी। इस बीच बाई निंगडिंग सोफे पर बैठी अपने फोन को खाली आंखों से देख रही थी। अचानक दरवाजे से एक जरूरी आवाज आई। एक अधेड़ उम्र का आदमी परेशान होकर पास आया। अरे बेवकूफ बच्चे, तुम ऐसे अकेले कैसे गाड़ी चलाकर जा सकते हो? कार के सामने देखो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या तुम्हारे पापा जिंदा बचेंगे? दोबारा ऐसा मत करना, समझे? बाई निंगडिंग ने सिर हिलाया, फिर थोड़ी बोरियत महसूस करते हुए सोफे पर वापस लेट गई। कुछ देर सोचने के बाद उसने अचानक अपने फोन पर नोटपैड खोला, कुछ टाइप किया और अधेड़ उम्र के आदमी को दे दिया। मैंने गेम्स पर बहुत पैसे खर्च किए हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं फिजूल खर्च हूं? अधेड़ उम्र का आदमी हैरान रह गया, फिर तुरंत अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं। वास्तव में आपके द्वारा खेले जाने वाले कई खेल हमारे परिवार का निवेश हैं। ये कंपनियां हमें हर साल लाभांश देती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप 10,000 युआन खर्च करते हैं तो यह हमारे परिवार का हिस्सा है, लेकिन वास्तव में 5,000 युआन हमारे हैं। बेटी, भविष्य में आप जितना अधिक खर्च करेंगे उतनी अधिक छूट आपको मिलेगी और आप उतनी ही अधिक बचत करेंगे। यह कैसे बेकार है? न केवल यह बेकार नहीं है, बल्कि आप व्यावहारिक रूप से पिताजी को बड़ा पैसा बनाने में मदद करना। वहां चुपचाप अपनी नोटबुक में एक और लाइन टाइप करते हुए बाई गुओकिंग ने अजीब तरह से खांसी की और अपनी बेटी के करीब चले गए। निंगबिंग ने बहुत समय पहले अपनी मां को खो दिया था और उनकी सेहत ऐसी थी। बूढ़े बाई को उनके लिए बहुत दुख हुआ, लेकिन एक पिता के रूप में वह अभी भी चिंतित थे। बाई निंगबिंग अब युवा नहीं थी। वह इस साल 27 वर्ष की हो गई। वह कंपनी में अलग थलग रहने के लिए जानी जाती थी और किसी भी सोशल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेती थी। ओल्ड बाई हर दिन उम्मीद करता था कि उसकी बेटी कुछ नए दोस्त बना सके। अगले दिन तुम जल्दी उठे और शीशे के सामने ध्यान से खुद को तैयार किया। पहली नौकरी के इंटरव्यू के लिए नर्वस होना लाजमी है, खासकर जब यह जाने माने जुवेन ग्रुप के लिए था। अप्लाई करने वाले ग्रेजुएट बहुत कंपटीशन में थे। छोटे कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर लाइन में खड़े थे। तुमने अपना फोन उठाया और उसे बेतरतीब ढंग से देखा। तुम्हारी बेवकूफ ऑनलाइन गर्लफ्रेंड ने तुम्हें 20 मिनट पहले एक गिफ्ट भेजा था। मेरे साथ खेलो, मेरे साथ खेलो बड़ी बहन, मैं इंटरव्यू में बिजी हूं। और क्या मैंने तुम्हें पिछली बार नहीं बताया था? तुम्हें ज्यादा बार बाहर जाना चाहिए। जिंदगी सिर्फ मेरे साथ चैटिंग और गेम खेलने के बारे में नहीं है। बाई निंगबिन अपने ऑफिस में बैठा था जब उसने स्पेशल कंसर्न्स का नोटिफिकेशन की आवाज सुनी। उसने जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट्स नीचे रख दिए। मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। पिछली बार मैं अकेला गाड़ी चलाकर गया था। यह अच्छा है, आज फिर से करना। नहीं, मैं आज काम पर हूं। काम करना और भी अच्छा है। ऑफिस से बाहर जाओ, कलीग से बातें करो, कुछ गर्लफ्रेंड से मिलो, वीकेंड पर दोपहर की चाय पियो। क्या यह बहुत अच्छा नहीं है? बाई निंगबिंग ने पलकें झपकाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। तुमने आह भरी। आज रात तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त होने के नाते मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मुझे यह भी उम्मीद है कि तुम अपनी असल जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए और ज्यादा सोशल लाइफ जी सकोगी। ठीक है, उसने कहा कि वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। बाई निंगबिन खुश था। अपना काम खत्म करने के बाद वह खड़ा हो गया। सेक्रेटरी की उलझन भरी नजरों के नीचे वह खुद ही ऑफिस से बाहर चला गया। 16वीं मंजिल, 15वीं मंजिल, 14वीं मंजिल। तुमने उसे ऑफिस से बाहर जाकर घूमने का सुझाव दिया। वह मंजिल दर मंजिल चला। वह सच में बात मानने वाला था और उसी पल तुम्हारा इंटरव्यू खत्म हो गया था। कॉरिडोर में इंतजार करते हुए तुमने अचानक अपने आसपास हल्की हलचल सुनी, साथ में हाई हील्स की आवाज भी। एक मैच्योर इंसान तुम्हारे पास से गुजरा। क्या यह वही अमीर लड़की नहीं है जिसकी कार से मैं पिछली बार टकरा गया था, लेकिन जिसने मुझसे पैसे नहीं लिए? स्टाफ को उसे बॉस बाई कहते हुए सुनकर तुम पूरी तरह घबरा गए थे। बॉस बाई का ट्यूटोरियल। बॉस बाई? क्या वो मेरा होने वाला बॉस हो सकता है? वह नहीं, तुम बाद में मुआवजे के लिए मेरे पीछे आओगे, लेकिन तुम साफ तौर पर ज्यादा सोच रहे हो। बाई निंगबिंग रुका और शांति से उस बॉडी के चारों ओर देखा। उसकी नजर तुम पर टिकी भी नहीं। शुक्र है, ऐसा लगता है कि उसने तुम्हें बिल्कुल नहीं पहचाना। तुमने राहत की सांस ली। तुम्हारी नजर अनजाने में उस दयालु अमीर औरत के सुंदर चेहरे और फिगर पर पड़ी। वह चेहरा, वह फिगर, तुम उसे देखते देखते कभी नहीं थकते थे, लेकिन पूरे समय उसकी सुपीरियरिटी का औंधा, पक्का
इस लेवल की महिला लीडर्स सभी बहुत इज्जतदार होती हैं। आपकी ऑन बोर्डिंग में मदद करते हुए सिस्टर जांग ने आराम से आपको सब्र से बातें समझाई। नए लोगों के लिए नोट्स एंड वैसे मैं आपको लिटिल बाई से मिलवाता हूं जिनसे हम अभी मिले हैं। वह जुवेन ग्रुप की अभी की हेड हैं। जहां तक उन्हें लिटिल बाई कहने का सवाल है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मशहूर ओल्ड बाई टेंगफेई होल्डिंग्स के बॉस उनके पिता हैं। तो वह सिर्फ वाह जुवेन की बिग बॉस ही नहीं है बल्कि पूरे टेंगफेई ग्रुप की आने वाली बिग बॉस भी हैं। सिस्टर जांग ने आह भरी। यह जुवेन में या पूरे टेंगफेई ग्रुप में भी कोई राज नहीं है। लिटिल बाई को असल में थोड़ी फिजिकल दिक्कत है, वह बोल नहीं सकती। आप देखने वाले पलकें झपका रहे थे, थोड़ा हैरान। कोई हैरानी नहीं कि पिछली बार जब उसकी कार को टक्कर लगी थी तो वह इतना शांत था, एक शब्द भी नहीं बोला। पता चला वह ऐसा ही था। लगता है वह भी एक बेचारा इंसान है, लेकिन मेरे जैसे लूजर के लिए एक फीमेल सीईओ पर दया करना, मैं बहुत बेचारा हूं। आज तुम्हारा काम पर पहला दिन है। तुम जानबूझकर बहुत जल्दी उठ गए और कंपनी बिल्डिंग पहुंचने पर पता चला कि तुम 1 घंटे से ज्यादा जल्दी उठ गए थे। तो तुम एंट्रेंस पर पैनकेक स्टॉल पर गए और डबल एग पैनकेक ऑर्डर किया। इस बीच बाई निंगबिंग नींद में बिस्तर से उठी। सॉन्ग सॉन्ग, मैं अभी उठी और तुम्हें लगातार मैसेज भेजने लगी। मैं जाग गई हूं, मैं जाग गई हूं। मुझे तुमसे बहुत जलन हो रही है। मैं पहले से ही कंपनी में नीचे हूं। ठीक है, पेट भरने के लिए पैनकेक खाने का प्लान बना रही हूं। नमकीन। बाई निंगबिंग अपने बिखरे बालों से बेसुध होकर खेल रही थी। तुम्हारी नई कंपनी इतनी गलत कैसे हो सकती है? तुम्हें सुबह 7 बजे काम पर बुला रही है? यह तो बहुत ज्यादा है। एक हाथ में ताजा बना पैनकेक पकड़े हुए उसने दूसरे हाथ से जवाब दिया, कैपिटलिस्ट सब खून चूसने वाले होते हैं। कोई उस पर यकीन नहीं करता, कोई उस पर यकीन नहीं करता। बाई निंगबिंग ने उसकी बातें दोहराई, लेकिन किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। यह पूरी तरह भूलकर कि वह एक कैपिटलिस्ट की बेवकूफ बेटी है। उठकर नहा धोकर उसने फैमिली शेफ को नाश्ता नहीं बनाने दिया और कंपनी की तरफ भागी। नीचे पैनकेक, पैनकेक। मैं पहुंचा, सीधे पैनकेक स्टॉल की तरफ गया। जब वह कंपनी पहुंचा तो रश आवर था। पैनकेक स्टॉल पर लाइन में लगे एम्प्लॉय चौंक गए। जुवेन ग्रुप के कई वर्क ग्रुप में हंगामा मच गया। हे भगवान, बॉस भाई कितना डाउन टू अर्थ है, खुद पैनकेक बेच रहा है। हे भगवान, बॉस भाई सच में खुद नाश्ता करता है। तुम्हारा अनजान चेहरा देखो, मैंने उसे दूसरे दिन टॉयलेट जाते भी देखा था। बॉस भाई के नाजुक हाथ, क्या वे बड़ी तस्वीर दिखाने और एक बड़ा बिजनेस बनाने के लिए नहीं है? कितने जमीन से जुड़े हुए, सबसे आगे बैठे अधिकारी। इस ग्रुप में इन सभी चापलूसों को देखो, इन सभी चाटुकारों को देखो। बड़े बॉस का पैनकेक खाना इन सब की बोलती बंद कर देता है। मैंने भी आज सुबह पैनकेक खाए, किसी को फर्क क्यों नहीं पड़ता? लेकिन किसी को तो फर्क पड़ता है। बाई निंगबिन अपने ऑफिस वापस गए, एक निवाला खाया और खुशी खुशी तुम्हें एक मैसेज भेजा। उन्होंने खुशी खुशी एक निवाला खाया और तुम्हें एक मैसेज भेजा। एडिटर इन चीफ की गाइडेंस में तुम्हें आखिरकार अपना वर्क स्टेशन मिल गया और तुमने अपना पहला काम शुरू किया, मैन्यूस्क्रिप्ट्स को रिव्यू करना। बस एक सुबह तुम्हें एहसास हुआ कि यह काम कितना मुश्किल है। हर दिन बैकएंड में सैकड़ों या हजारों मैन्यूस्क्रिप्ट्स का सामना करना, काम का बोझ सच में बहुत ज्यादा था। सुबह सुबह रिव्यू करने के बाद तुम्हारा सिर फटने वाला था। तुमने थोड़ा स्ट्रेस कम करने के लिए बाथरूम जाने का सोचा। हाथ धोने के ठीक बाद तुम्हारी जेब में तुम्हारा फोन बज उठा। अच्छी खबर, अच्छी खबर, मेरे साथ खेलो। क्या तुम आज वॉक पर नहीं गए? मैं अभी घूम रहा हूं, लेकिन मैं अभी भी बहुत बोर हो रहा हूं। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अपने कलीग्स से ज्यादा बातचीत करो? ब्रेक में उनसे चैट करो, थोड़ी गॉसिप करो। तुम्हें ऑफिस में एक्टिवली घुलने मिलने की जरूरत है, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे। मुझे चैट करने के लिए कोई मिल भी नहीं रहा। बेवकूफ, तुम असल जिंदगी में बहुत डरपोक हो, लेकिन ऑनलाइन ट्रिक्स में आ जाते हो। यहां एक तरीका है, जब तुम सड़क पर पहले कलीग को देखो तो अपना ऑनलाइन कैमरा निकालो और कहो, हेलो। ठीक है, मैं ट्राई करता हूं। पलकें झपकाते हुए तुमने सोचा कि क्या उसे तुम उस डिलीवरी वाले लड़के के तौर पर याद हो जो उसकी कार से टकरा गया था। थोड़ी घबराहट हुई। क्या एचआर वाली सिस्टर झांग ने कल नहीं कहा था कि बड़े बॉस से मिलना मुश्किल है? लगातार 2 दिन उनसे मिलना, क्या इसे ही मुश्किल कहते हो? हेलो मिस्टर बान, मुझे याद नहीं। शुक्र है। बाई निंगबिंग बस एक पल के लिए रुकी, फिर धीरे से अपना सिर हिलाया और बिना पीछे देखे चली गई। तुमने गहरी सांस ली। अंकल वैन की कार, मेरे छोटे इलेक्ट्रिक स्कूटर ने उसे ऐसे खराब कर दिया। ऐसा करने के लिए कितने शैतान कुत्ते लगेंगे। जैसे ही तुम अपनी डेस्क पर बैठी, तुम्हारा फोन फिर से बजा। मैं किसी से मिलना नहीं चाहती, मैं दोस्त नहीं बनाना चाहती। तुम मेरे पास पहले से ही हो। यह देखकर तुम्हें एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। हालांकि मैं तुम्हें नहीं जानती,
लेकिन जो भी हो, खुद को एक मौका दो और जिंदगी को एक मौका दो। जिंदगी सिर्फ इंटरनेट के बारे में नहीं है। तुम्हारे बाल खुले छोड़ते हुए कुछ सेकंड बाद उसने अचानक पूछा, तो चलो मिलते हैं? ठीक है, हमारे मिलने के बाद मेरी जिंदगी सिर्फ इंटरनेट के बारे में नहीं होगी। वाह, तुम्हारा डिस्क्रिप्शन सच में एकदम सही है। क्या तुम इनडायरेक्टली मुझसे अपनी फीलिंग्स बता रही हो? क्या मैं तुमसे अपनी फीलिंग्स बता रही हूं? क्या तुम मुझसे मिलना चाहती हो? यह औरत कितनी भोली है। नहीं नहीं, मैं काम से छुट्टी पर हूं। ओह ठीक है। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि तुम क्यों नाराज हो। उसे लगा कि तुम परेशान हो। कुछ दिनों तक काम करने, दिन रात मैन्यूस्क्रिप्ट्स रिव्यू करने और ऑफिस के अच्छे माहौल के बाद तुम इस काम के रिदम के ज्यादा से ज्यादा आदी होते जा रहे हो। इस बीच बाई गोकिंग ने यह सुनकर कि उसकी बेटी अब ऑफिस में नहीं रह रही है, हेडक्वार्टर से खास ट्रिप पर निकल पड़ा। यह सोचकर कि आज वह कितना भी बिजी क्यों ना हो, उसे अपनी बात मानने वाली बेटी के साथ पूरी बिल्डिंग घूमनी ही है। लू निंगबिंग, देखो, हर दोपहर इस तरह टहलना कितना अच्छा लगता है। सारा दिन सिर्फ अपने फोन को मत घूरो, बाहर का नजारा और देखो। बूढ़े पिता की बातें चिंता से भरी थीं। हमेशा की तरह मैं आराम करने के लिए टॉयलेट गया। जैसे ही मैं बाहर आया, मैं लिटिल बाई और ओल्ड बाई से टकरा गया। क्या दुनिया सच में इतनी छोटी है? यह तीसरी बार है। इस बार वह आखिरकार मेरे साथ कंपेंसेशन सेटल करने वाला है ना? वे दोनों फिर एक दूसरे को घूरने लगे। बाई निंगबिंग रुका। ऐसा लगा जैसे उसने बहुत हिम्मत जुटाई हो और बिना किसी भाव के अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हें ठीक होने का इशारा किया। फिर जैसे कोई काम पूरा कर रहा हो, वह मुड़ा और चला गया। दूसरी ओर बाई गोकिंग को अचानक एहसास हुआ उसकी बेटी बेहतर हो गई थी। वह उसे देखकर मुस्कुराई। वह हंसा। यह जवान आदमी कौन है? वह बहुत अच्छा दिखता है। बाई निंगबिन को कैसे पता कि तुम कौन हो? उसने अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। बाई गोकिंग तुम्हें देखता रहा, फिर सोच में डूबा हुआ अपने ऑफिस वापस भाग गया। अपनी डेस्क पर बैठकर तुमने राहत की सांस ली। हवा में बैठकर तुमने राहत की सांस ली। ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, स्वर्ग ने अपनी सफाई शुरू कर दी है। इन 3 इत्तेफाक की मुलाकातों के बाद तुम्हें आखिरकार यकीन हो गया, या जेन ने पिछले कार एक्सीडेंट को सीरियसली नहीं लिया। तुम बस इसके बारे में ज्यादा सोच रहे थे। पूरी तरह से राहत महसूस करते हुए तुमने आराम से अपना फोन उठाया और कुछ बार स्वाइप किया। तुम्हें अपनी बेवकूफ ऑनलाइन दोस्त का मैसेज मिला। क्या? मुझे कब गुस्सा आया? सुनो, मैंने क्या कहा? मैंने अभी किसी को नमस्ते किया। ऐसा है? बधाई हो। क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? तुम हैरान थे, समझ नहीं पा रहे थे कि तुम्हारा गुस्सा कहां से आया। मुझे कब गुस्सा आया? मैं तुम्हारे बिना भी अपनी जिंदगी अच्छे से जीऊंगा, लेकिन तुम आजकल अजीब तरह से बातें कर रहे हो। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? बाई गोकिंग, यह बूढ़ा साथी अभी भी अपनी बेटी के कान में बड़बड़ा रहा था। हालांकि बाई निंगबिन ने एक शब्द भी नहीं सुना। जब उसने तुम्हारा मैसेज देखा तो वह अचानक जम गई। उसकी साफ लेकिन बेवकूफ आंखें यकीन न होने पर चौड़ी हो गईं। क्या मैं तुम्हें पसंद करता हूं? तुमने बेबसी से अपना सिर हिलाया। मैं तुमसे क्या बकवास कर रहा हूं? बाई निंगबिंग ने अपना छोटा सा चेहरा घुमाया और अपने फोन को खाली नजरों से देखने लगी। बेटी? निंगबिंग, बूढ़े बाई ने अपनी बेटी को हैरानी से देखा। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि चलते समय फोन से मत खेलो। बाई निंगबिंग ने ऊपर देखा और पलकें झपकाईं। फिर अपने फोन को नीचे देखा। वह नोटपैड ढूंढा जहां वह अपने पिता से बात कर रही थी और एक लाइन टाइप की। पापा, किसी को पसंद करना क्या होता है? बाई गोकिंग यह पढ़कर एक पल के लिए हैरान रह गई, फिर बहुत खुश हुई। अगर तुम इस बारे में बात करने वाली हो तो मैं पूरी तरह जाग चुकी हूं। मेरी प्यारी बेटी ने आखिरकार यह समझ लिया है। ऊपर वाले पुरखों, हमारा बाई परिवार बच गया। हमारे खानदान का सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। थोड़ी देर बाद तुम्हें अपने बेवकूफ दोस्त का मैसेज मिला। मैंने अपने पापा से पूछा। मेरे पापा ने कहा, किसी को पसंद करने का मतलब आखिरकार अपना बच्चा होना है। मैं तुम्हारे बच्चे को ऑनलाइन कैसे लाऊं? हे भगवान, कितने बर्तन! तुमने खुद को इस हालत में डाल लिया है। हम कभी मिले भी नहीं। ये तुम्हारी चाची और दादी के खेत के अंडे हैं, लेकिन मेरे पास कोई नहीं है। दूसरी चाची, तुम कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई। तुम्हें मजाक नहीं लग रहा? हाँ, मुझे लगता है कि यह दिन जल्द ही आना चाहिए। बाई निंगबिन तुरंत चौंक गई। सच में? सच में? बेशक यह सच है। जब तक मैं लगा रहूंगा, मैं जल्द ही अपना छोटा सा गोल हासिल कर लूंगा। बाई निंगबिंग, जो साल में 10 लाख कमाते हैं, जाहिर है कुछ खास महसूस नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्हें लगा कि तुम बहुत खुश लग रही हो। अगर मैं और 2 साल मेहनत करूं तो मेरे पास तांगड़ू में एक घर के डाउन पेमेंट के लिए काफी पैसे हो जाएंगे। फिर मैं मेहनत करके एक कार खरीद सकता हूं ताकि मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकूं। यह सुनकर बाई निंगबिन तुरंत सोफे से उठ खड़ा हुआ। उसने जूते पहनने की भी जहमत नहीं उठाई और नंगे पैर कमरे से बाहर भाग गया। थोड़ी देर बाद
वह एक बेसिन लेकर लिविंग रूम में लौटा और अपने फोन से बेसिन की फोटो खींची। मेरे पास एक कार है, कल बचाने के लिए मुझे ड्राइव पर ले चलो, ठीक है? अगर आप सोच रहे हैं कि एक फोटो सब कुछ कैसे खराब कर सकती है, तो देखिए क्या हुआ। कार की चाबियां भी एक बेसिन में थीं। आप उत्साह से शेखी बघार रहे थे, तभी आपको ठंडे पानी की एक बाल्टी मिली। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। उसके सामने शेखी बघारने का क्या मतलब है? उसका कुत्ता भी लाखों की कीमत की कस्टम मेड ड्रेस पहनता है। आपने गहरी सांस ली, खुद को शांत करने की कोशिश की। मैं तुमसे क्या बकवास कर रहा हूं, गुड बाय। अगली सुबह असिस्टेंट ली हमेशा की तरह कार की चाबियां लेने गया, लेकिन दराज खोलते ही वह स्तब्ध रह गया। चाबियां कहां थीं? इस बीच बाई गोकिंग सुन रही थी। सेक्रेटरी का हंगामा। क्या हुआ लाओली? आवाज आई। चेयरमैन भाई, असिस्टेंट ली ने थोड़ा मजाक में कहा। कार की चाबियां गायब हैं। भाई गोकिंग हैरान थी। मैंने कल रात निंगबिंग को लेने के बाद उन्हें दरवाजे के पास दराज में छोड़ दिया था। जैसे ही सब सोच रहे थे कि क्या हो रहा है, नींद भरी आंखों वाली बाई निंगबिंग खाली हाथ बाहर चली गई। उसके हाथ, आह, उसने चुपचाप कहा। उनकी हैरान निगाहों के नीचे उसने कार की चाबियां वापस उनकी जगह पर रख दी और फिर धीरे धीरे अपने कमरे में चली गई। बाई गोकिंग अपनी बेटी की सीधी सादी पीठ को घूर रहा था, पूरी तरह से हैरान। उसने जल्दी से हाथ हिलाया और ऑर्डर दिया, जल्दी कार की चाबियां छिपा दो। मैं निंगबिंग को दोबारा अकेले गाड़ी चलाने नहीं दे सकता। अगर दोबारा कुछ हुआ तो वह अपने पापा को डराकर मार डालेगा। फिर उसे कुछ और याद आया और उसने अपने बगल में खड़ी अपनी सेक्रेटरी की तरफ देखा। और वो जवान आदमी निंगबिंग कल मिला था, उसका नाम फैंग युआन है ना? किसी से उस पर नजर रखवाओ। अगर मौका मिले तो उसे कुछ और जिम्मेदारी दो। कुछ दिनों बाद एक प्रमोशन की घोषणा ने पूरे ऑफिस में हलचल मचा दी। फैंग युआन काम में बहुत मेहनती था और उसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था। एनजी ग्रुप के पर्सनल प्रमोशन सिस्टम के मुताबिक ग्रुप के मैनेजमेंट से सलाह और फैसले के बाद उसे तुरंत ग्रुप 3 का चीफ एडिटर बना दिया गया, जो ग्रुप 3 की पूरी एडिटिंग और कोऑर्डिनेशन के साथ साथ ग्रुप के अंदर अलग अलग कामों के मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार था। क्या उसका प्रमोशन हो गया? मैं तो 1 महीने पहले ही हैक हुआ था, मेरा प्रमोशन कैसे हो गया? एडिटर इन चीफ ने मुझे अकेले अपने ऑफिस में बुलाया। तुम्हें लगा था कि तुम्हारी सीक्रेट बुक राइटिंग का पता चल गया है, क्योंकि कंपनी में इसकी इजाजत नहीं है, लेकिन अचानक तुम एडिटर इन चीफ हो गए। तुम पूरी तरह चौंक गए। क्या एक बड़ी कंपनी में प्रमोशन सच में इतना कैजुअल होता है? आपके साथ काम करने वालों को भी लगता है कि आपकी काबिलियत को देखते हुए इतनी जल्दी प्रमोशन का मतलब है कि आपके दूसरे कनेक्शन भी होंगे। उन्हें नहीं पता कि आपका सपोर्टर कौन है, इसीलिए हर कोई इंतजार करने और देखने का तरीका अपना रहा है। न तो आपको नजरअंदाज कर रहा है और न ही ज्यादा करीब आ रहा है। यह एक मुश्किल कंपनी में, जहां आपसी रिश्ते उलझे हुए हैं, जिंदा रहने के नियमों में से एक है, और अब आप सिर्फ अपनी बेगुनाही की दलील दे सकते हैं। क्या आप जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? सही। क्या उन्हें एक पावरफुल बैकर की जरूरत है? और आज दोपहर आपके कलीग्स के बीच आपके बैकर के बारे में 1 हफ्ते के अंदाजे के बाद आखिरकार सच सामने आ ही गया। उनकी फुसफुसाहट और अजीब हाव भाव से आपने अंदाजा लगाया कि आपके सामने यह अनजान लड़की बिल्कुल भी सीधी सादी नहीं है। ओह नहीं, शायद इसलिए कि मैं काम पर आलस कर रहा था, पॉटी करने में बहुत देर कर रहा था, इसीलिए पकड़ा गया। ऊपर वालों को भी अलर्ट कर दिया गया है। असिस्टेंट को मुस्कुराते हुए और कदम दर कदम आपकी ओर आते देखकर आप अकड़कर खड़े हो गए। मिस्टर फैंग, हेलो, मैं जेंगवेई हूं। बॉस जियाओबाई ने मुझे आपको लंच पर बुलाने के लिए कहा था। पिछली बार आपका कोई एक्सीडेंट हुआ था, वो आपसे बात करना चाहती हैं। हे भगवान, फेंग युन का पावरफुल बैकर असल में ऊपर बॉस जियाओबाई है? बेशक, अगर वे आपको देखते तो वे देखते कि आपका मुंह उनसे भी ज्यादा खुला हुआ था। ओह नहीं, लगता है उसने उस डिलीवरी वाले को पहचान लिया। मैंने ही उसकी कार को टक्कर मारी थी। मुझे बुरा लग रहा है। क्या यह अचानक मिला प्रमोशन उसकी स्कीम का हिस्सा हो सकता है? खैर, मुझे कहना होगा, तुम्हारा बॉस काफी ध्यान रखने वाला है। वह मेरा मन भी शांत कर देता है ताकि मुझे उसकी लग्जरी कार की रिपेयर का खर्च न उठाना पड़े। तुम प्रेसिडेंट के असिस्टेंट के पीछे पीछे मिस्टर बाई के ऑफिस गए। मिस्टर बाई? मिस्टर बाई ने कहा, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से टकरा गए तो तुम्हारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा। तुम्हारी बेटी पहले से ही 3री क्लास में है। मिस्टर बाई ने कहा, यह बूढ़ा आदमी शायद बहुत डेस्परेट है और तिनके का सहारा ले रहा है। बाई निंगबिंग ने भौहें चढ़ाई। साफ तौर पर वह इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहती थी और जल्दी से हाथ हिलाकर अपना ध्यान वापस अपने फोन पर लगा लिया। असिस्टेंट एक स्मार्ट आदमी होने के नाते बात करना बंद कर दिया
और सीधे तुम्हें कंपनी के एग्जीक्यूटिव कैफेटेरिया में ले गया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या सभी अमीर लोग गेम खेलने में इतने अच्छे होते हैं? मुझे अचानक प्रमोट कर देना, और चाहे कितनी भी बड़ी पेनल्टी क्यों ना हो, मुझे उसे पैसे देने ही होंगे। उसकी कार की कीमत को देखते हुए मुझे शायद अपनी सैलरी से कम 20 साल की रिपेयरिंग का खर्च उठाना पड़ेगा। कोई हैरानी नहीं कि यह कैपिटल है। इतनी बेरहम। लेकिन दूसरे तरीके से सोचने पर तुम्हें अब मोयू के लिए कोई गिल्ट महसूस नहीं होता। वैसे भी तुम्हारी सैलरी उसकी लग्जरी कार की रिपेयरिंग में जा रही है। वैसे भी यह असल में कोई सैलरी नहीं है। अगर तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे तो काम करने का क्या मतलब है? तुम्हारी बेवकूफ ऑनलाइन दोस्त खुशी खुशी अपने लंच की तस्वीरें शेयर कर रही है। धत तेरे की, ये बहुत टेस्टी लग रहा है। ऊपर वाले कैपिटलिस्ट जितना ही अच्छा। क्या तुम बॉस बनने पर अपने एम्प्लॉयज का शोषण करोगे? बाई निंगबिन ने एक पल सोचा। नहीं, अब मैं बॉस हूं। तुमने सिर हिलाया। बहुत अच्छा, अपनी बात रखो। भविष्य में मैं तुम्हें जमीर की कैपिटल दूंगा। घर के टाइटल ने बाई निंगडिंग को खाने का एक निवाला दिया। एक निवाला खाने के बाद उसे एहसास हुआ कि क्योंकि वह दिन में काम कर रही थी और रात में लिख रही थी, इसलिए उनके पास चैट करने के लिए कम समय था। तो वह सावधानी से ज्यादा बार मिलने का प्रपोजल दे रहा था। असल में जब तक वह कंपनी में शामिल नहीं हुई और यूनिवर्सिटी की आइवरी टावर को पूरी तरह से नहीं छोड़ दिया, तब तक उसे अपने और अपनी ऑनलाइन फीमेल फ्रेंड के बीच का फर्क सही तरह से समझ नहीं आया। वे एक लेवल पर भी नहीं थी। ऑनलाइन दोस्त भी साथ छोड़ सकते हैं। आमने सामने मिलने में जरूर कोई गलत मकसद होगा। बेशक उसने भी फैंटेसी की थी। जब वह पहली बार सीईओ के ऑफिस में गई तो उसने शर्माते हुए खुद को एक रौबदार सीईओ के नजरिए से देखा जो उससे प्यार करने लगा था। वह बेवकूफ मेल लीड थी जो गलती से फीमेल लीड की कार से टकरा गई, और फिर अलग थलग रौबदार फीमेल लीड ने लगातार उसका पीछा करना शुरू कर दिया। लेकिन क्या हुआ? यह सब सिर्फ एक सपना था। अब खास तौर पर साफ दिमाग वाली। उसे लगा, उसने गंभीरता से जवाब दिया, हम एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं। मुझे पता है कि असल जिंदगी में तुम्हें कुछ सोशल दिक्कतें हो सकती हैं और तुम्हें बात करना या बातचीत करना पसंद नहीं है, लेकिन इंटरनेट तो इंटरनेट है। यह असलियत से अलग है। दूसरी तरफ तुम्हारे पास एक कुत्ता है जो लाखों के कपड़े पहन सकता है, प्राइवेट जेट से सफर कर सकता है और तुम्हारी लग्जरी कार की चाबियां भी बेसिन में रख सकता है। जहां तक मेरी बात है, मेरे पापा के गुजर जाने के बाद मेरे परिवार ने एक सहारा खो दिया। मुझे अपने पास मौजूद हर पैसे को संभालना होगा। हालांकि हम एक ही शहर में रहते हैं, लेकिन हम साफ तौर पर एक ही दुनिया के नहीं हैं। चलो एक दूसरे को कुछ खूबसूरत यादें देते हैं। चलो फिर मिलने का जिक्र नहीं करते, ठीक है? बाई निंगबिंग थोड़ी खोई हुई लग रही थी। उसका गला रुंध गया था और उसने जल्दी से अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी। अपनी सीट पर कुछ हैरान सी बैठी रही। तुम बिना कोई जवाब पाए बहुत देर तक अपने फोन को देखती रही और बस एक कड़वी मुस्कान आह भरकर अपना फोन दूर रख सकी। बैग में बेशक हाल ही में अच्छी खबरें भी आई हैं। इस दौरान आपने ऑफिस में बसंत की गर्मी महसूस की है। एडिटर इन चीफ लिन ने भी अक्सर आपके लिए चिंता दिखाई है और आपको अजीब तरह से एक ग्रुप चैट में जोड़ दिया है। यह कंपनी के अधिकारियों और टॉप टियर ऑनलाइन नॉवेल लेखकों से भरा है। असल में ऑनलाइन लिटरेचर की दुनिया में एक टॉप टियर इनर सर्कल। ग्रुप चैट में शामिल होने के लिए आपको एक फोन नोटिफिकेशन के बाद, भले ही एडिटर इन चीफ लिन ने आपको बताया कि माहौल बहुत अच्छा है, केवल कुछ ही लोगों ने वेलकम मैसेज भेजे। कंपनी में आपके बारे में अफवाहें जाहिर तौर पर इस हाई क्वालिटी सर्कल में नहीं फैलेंगी। तभी निंग बिंग नाम के किसी व्यक्ति ने अचानक आपको ग्रुप चैट में टैग किया। फैंग युआन, वेलकम निंग बिंग। पहले शांत ग्रुप तुरंत भड़क गया। प्रेसिडेंट बाय, हेलो सिस्टर निंग बिंग। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने आज सिस्टर निंग बिंग को देखा। वह अचानक सामने आई। वाह, कितना लकी। जैसे ही निंग बिंग आया, ग्रुप का माहौल बहुत पॉजिटिव हो गया। यह बिल्कुल क्रेजी था। भाई युआन, तुम भी ग्रुप में हो, आगे की लाइन में बड़े आदमी की तारीफ कर रहे हो, कितना क्यूट। वेलकम भाई युआन, तुम हमारे नए एडिटर इन चीफ हो। अपना दोस्ताना व्यवहार दिखाने और गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए कई टीमों की तरफ से किसी ने वेलकम युआन लिखा। एक खास लाल लिफाफा भी भेजा, पूरे 200 युआन। लेकिन फिर निंग बिंग के ट्रांसफर ने फिर से आग में घी डालने का काम किया। वेलकम युआन, मुझे सोचना बहुत पसंद है। तुमने उस पर क्लिक किया। पूरे 20,000 युआन। ग्रुप मेंबर्स के रिएक्शन बहुत असली थे। तुम चैट हिस्ट्री को खाली देखते रहे, सोचते रहे, क्या यह बिग बॉस थोड़ा स्प्लिट पर्सनैलिटी वाला है? पिछली बार जब हम दोपहर में मिले थे
तो उसने तुम्हें पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। लेकिन आज वह ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे तुम दोनों पुराने दोस्त हो। लेकिन फिर तुमने सोचा, हालांकि यह जानबूझकर किया गया था। एक्सीडेंट से उसकी कार डैमेज हो गई, लेकिन जिम्मेदारी तुम्हारी है। एक पुरानी कहावत है, जो होना है वो होकर रहेगा। तुम अपना कर्ज भी चुका दो, और ये 20,000 युआन का ट्रांसफर ठीक है, तुम रिश्वत के साथ मिलने वाला पैसा नहीं ले सकते। इसीलिए एडिटर इन चीफ के ऑफिस से निकलने के बाद तुमने मिस्टर बाई के लिए ग्रुप चैट से एक अलग फ्रेंड रिक्वेस्ट बनाई, ताकि उन्हें सब समझा सको। उस शाम एक लग्जरी रेजिडेंशियल एरिया में बाइक वॉकिंग जल्दी से अपनी कार से बाहर निकला। यह निंग बिंग का अपना घर था। जब भी उसका मूड खराब होता तो वह अपना सामान पैक करके इस छोटे से कमरे में छिप जाता। ये कैसा इंसान है? मेरी बेटी तुमसे मिलना चाहती है और तुम इतने बड़े बड़े दिखावा कर रहे हो। तुम्हें तो किसी इंसान की कीमत भी नहीं पता। उसे चिंता थी कि उसकी बेटी बाई निंग बिंग के बारे में बहुत ज्यादा परेशान होगी। इस बार जब उसकी बेटी बाहर आई तो उसने उसे वजह बताई। असल में वह किसी को जानता था, बहुत पुराने दोस्त को, लेकिन दूसरा इंसान उससे मिलना नहीं चाहता था। बाई गोकिंग ने सावधानी से दरवाजा खोला और अंदर झांका। शुक्र है उसकी बेटी ने खुद को अपने बेडरूम में बंद नहीं किया था। उसने देखा कि बाई निंगबिंग सोफे पर सिकुड़ी हुई थी और अपने फोन को खाली आंखों से देख रही थी। बाई गोकिंग को दिल का दर्द हुआ। असल में सिचुएशन को मोटे तौर पर समझने के बाद उसे लगा कि उसकी बात सही है। असलियत को ऑनलाइन दुनिया से अलग करना गलत नहीं था, और उसे तो यह भी लगा कि उसकी बेटी की ऑनलाइन दोस्त काफी साफ सोच वाली है। लेकिन जब बात उसकी बेटी की आई तो सोचने का कोई मतलब नहीं था। निंगबिंग, उदास मत हो, मैं किसी से उसका आईपी चेक करवाकर उसे यहां तुम्हारे पास ले आऊंगा। देखते हैं कि क्या वह अब भी हम फिर कभी नहीं मिलेंगे जैसी बातें कहता है, जिससे मेरी बेटी की फीलिंग्स को दुख पहुंचे। बाई निंगबिंग ने जल्दी से अपना सिर उठाया, फिर धीरे से सिर हिलाया। उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसके फोन की स्क्रीन पर आपकी भेजी हुई फ्रेंड रिक्वेस्ट दिख रही थी। जानी पहचानी प्रोफाइल पिक्चर, जाना पहचाना अकाउंट, जाने पहचाने मोमेंट्स। क्योंकि बाई निंगबिंग के काम और पर्सनल अकाउंट अलग अलग थे, इसीलिए यह निंगबिंग आपकी भोली भाली ऑनलाइन दोस्त थी। आप जाहिर है नहीं जानते थे। आप काफी हैरान थे कि आपने उसे इतनी आसानी से ऐड कर लिया। बिना किसी हिचकिचाहट के आपने उसके ट्रांसफर किए हुए 20,000 युआन वापस कर दिए। ठीक है मिस्टर बाई, मैं बिना कुछ लिए कुछ नहीं ले सकता। यह लो, ये आपके लिए है। और मिस्टर बाई, पिछली बार मैंने गलती से आपकी कार को टक्कर मार दी थी, मुझे बहुत अफसोस है। कोई बात नहीं ओम, मुझे बस ये नहीं पता कि रिपेयर में कितना खर्च आएगा, वह पे करना मेरी जिम्मेदारी है। बाई निंगबिंग सोफे पर लेटे हुए चुपचाप अपने फोन पर पूछा, आप छुट्टी पर नहीं हैं तो क्या इसका मतलब है कि आपको पे नहीं करना है? आप हैरान रह गए। उसके सोचने का तरीका ये अजीब तरह से जाना पहचाना लगा। तुम्हारा मतलब है, चलो साथ में रिपेयर शॉप चलते हैं और फिर हम रिपेयर के खर्च पर बात करेंगे। क्या हम टोटल कंपेंसेशन पर बात कर रहे हैं? बाई निंगबिंग अचानक उठ बैठी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें झपक रही थीं। हाँ हाँ, मेरा यही मतलब था। ठीक है, तो तुम कब फ्री हो? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार? हे भगवान, क्यों ना बस कह दो कि तुम हर दिन फ्री हो। तो शनिवार को मुझे वीकडेज में भी काम करना है, कैसा रहेगा? ठीक है ठीक है। इस जवान बाई निंगबिंग से बात करना काफी आसान है। वह बिल्कुल भी अकेला नहीं लगता। बाई निंगबिंग ने उंगलियों पर गिनती की, एक पल सोचा, फिर अचानक अपने पिता के पास गया। अपने छोटे से हाथ से उम्मीद से इशारा किया। मुझे एक इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए। बाई गोकिंग हैरान रह गया, लेकिन फिर भी उसने किसी से यह काम करवा लिया। छोटा इलेक्ट्रिक स्कूटर घर लाने के बाद बाई निंगबिंग हांफते हुए उसे गैराज की तरफ धकेल रहा था। उसका चेहरा उस स्कूटर की तरफ था जिसे नाइट ने पहले ही रिपेयर कर दिया था। बाई गोकिंग, जिसे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसके पीछे पीछे गया। तभी उसने देखा कि उसकी बेटी ने जल्दी से अपना हेलमेट पहना, अपनी बाइक पर बैठी और कार से टकराने की तैयारी कर रही है। बाई गोकिंग तो वहीं डर के मारे मर ही गया था। वह जल्दी से आगे बढ़ा और अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया। तुम फिर से? बाई निंगडिंग ने अपनी उंगलियों से गंभीरता से इशारा किया। झोली और मैं बाइक रिपेयर करवाने के लिए राजी हो गए हैं। मुझे पहले इसे खराब करना है। बाई गोकिंग हैरान रह गया। फिर उसे गुस्सा भी आया और मजा भी आया। ठीक है, तुम अपनी इलेक्ट्रिक बाइक को खुद कार में नहीं चला सकते। बूढ़े बाई ने बाइक के नए रिपेयर हुए अगले हिस्से को देखा। ठीक है, इतना सारा रिपेयर का काम बेकार। पापा बाइक की प्रॉब्लम ठीक कर देंगे, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगली सुबह बाई गोकिंग बहुत ज्यादा खुश था। अपनी बेटी
निंग बिंग को बड़ा होते देखने की खुशी से झूम रहा था। वह सालों से परेशान था, लेकिन अपनी बेटी को किसी को नमस्ते करते और उन्हें प्रमोट करवाने की पूरी कोशिश करते देखना, यह उम्मीद करते हुए कि उनके पास उसके साथ बिताने के लिए ज्यादा समय होगा, यह दिखाता था कि उसने कितनी मुश्किलें झेली थीं। उसकी बेटी की मासूम प्यारी आंखें उसे देखकर झपक रही थीं, जिससे उसका दिल तुरंत नरम पड़ गया। उसकी बेचारी बेटी, वह बस अपनी कड़वाहट निगल सकता था, लेकिन अब चीजें एक बड़ा मोड़ ले चुकी थीं। पता चला कि उसकी बेटी घर पर सिर्फ गेम नहीं खेल रही थी, उसका असल में एक ऑनलाइन बॉयफ्रेंड था। 1 मिनट रुको, कह रहे हैं कि वे डेटिंग नहीं कर रहे हैं। मैं कौन हूं? बाई गोकिंग, ब्लू स्टार पर सबसे बड़ी कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक, एक अनुभवी। अब मेरा दखल देना गलत नहीं होगा, है ना? ऊपर वाले पूर्वजों, मैं बाई गोकिंग निश्चित रूप से आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और बाई परिवार की लगातार खुशहाली सुनिश्चित करूंगा। बाई गोकिंग एक तरफ खड़े होकर अपनी बेटी को अलग अलग डिश परोस रहे थे, फिर हंसे और अपने पास खड़ी मेड से पूछा, वैसे मिस, क्या किचन में लंच तैयार है? मेड ने सिर हिलाया, जल्दी से कुछ कदम दौड़ी और 2 लंच बॉक्स ले आई, एक निंग बिंग के लिए और दूसरा जाहिर है मिस्टर बाई के लिए। बाई गोकिंग ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रखी, अपना मुंह पोंछा, दोनों लंच बॉक्स को देखा, एक पल सोचा और फिर अपनी बेटी को अभी भी दूध पीते हुए देखकर मुड़े और अपने असिस्टेंट की तरफ इशारा करते हुए कहा, लंच बॉक्स भी निंग बिन की कार में रख दो, मुझे दोपहर में एक मीटिंग के लिए बाहर जाना है। मैं अगली मीटिंग में ऑफिस में खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है चेयरमैन बाई। बाई निंग बिंग, मुझे नहीं पता कि उसने अपनी कार में 2 लंच बॉक्स क्यों रखे। मुझे नहीं पता कि उसने मेरी कार में 2 लंच बॉक्स क्यों रखे। उसने चुपचाप अपने पिता की तरफ देखा, वो थोड़ी हैरान लग रही थी। बाई गोकिंग ने उनकी तरफ देखा, कुछ खुश और चिढ़ी हुई। अभी भी मेरे पिता ही सारी जिम्मेदारी उठाते हैं। मुझे पता है हमारे ग्रुप के सभी एम्प्लॉय बहुत मेहनती हैं। कुछ लोगों के पास तो ठीक से लंच करने का भी टाइम नहीं होता। वैसे भी पापा आज लंच के लिए कंपनी में नहीं होंगे। ये इत्तेफाक है कि तुम्हारा ऑनलाइन दोस्त भी हमारी कंपनी का एम्प्लॉय है। खाना पहले से तैयार है, इसे बर्बाद मत करना, इसे कंपनी में ले जाओ। सेक्रेटरी से इसे अपने ऑनलाइन दोस्त को लंच के लिए पहुंचाने को कहना। बाई निंगबिंग ने पलकें झपकाईं और जल्दी से खड़ी हो गई। उठो। और हाँ, यह लड़का काफी डाउन टू अर्थ है, लेकिन थोड़ा सेंसिटिव भी है। वह कहता रहता है कि असलियत असलियत है और इंटरनेट इंटरनेट है। निंगबिंग, बस वहां खड़े होकर यह मत कहो कि तुम उसकी ऑनलाइन दोस्त हो। अपनी बेटी को देखते हुए, जिसने कोई सावधानी नहीं दिखाई, लाओ बाई ने राहत की सांस ली। ऑनलाइन तुम्हारी जो स्टीरियोटाइप सोच थी, उसकी वजह से वह तुम्हें बस एक आम दोस्त समझ सकता है। बाई निंगबिंग की लंबी पलकें फड़कने लगीं। उसके होंठ थोड़े ऊपर उठ गए और उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस चमकने लगा। उसने अपना लंच बॉक्स नीचे रखा, एक छोटा कार्डबोर्ड साइन उठाया जो वह हमेशा घर पर रखता था। एक पल सोचा, अपनी बड़ी आंखें झपकाईं और एक नजर से कहा, वह हमेशा से मेरा दोस्त रहा है। उसने तो यह भी कहा कि वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। दोस्त तो फिर तुम लोग दोस्त बन सकते हो। मैं वहां जाकर अपने पुरखों से पिटूंगा, है ना? जब रिश्तों की बात आती है तो यह लड़की सच में बहुत धीमी है। आखिर वह बात करने में अच्छी नहीं है और उसमें कम्युनिकेशन की कमी है। वैसे भी तुम बा की राय पर भरोसा कर सकते हो। क्या तुमने भेजा? तुम एक पल के लिए उसका मैसेज देखते रहे। इतनी सुबह लंच कर रहे हो? क्या तुम काम कर रहे हो? अरे कुछ स्क्विड लाना। क्या काम थका देने वाला है? थोड़ा सा, ज्यादातर दिमागी तौर पर थका देने वाला। अफवाहें मुझे मार रही हैं। वे हर तरह की बातें फैला रहे हैं। सीईओ बाई का रिलेशनशिप में न होने का कारण अजीब है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह मुझे एक सोने के घर में छिपा रहा है। मैं बहुत लकी हूं। मैंने कभी ऐसा सोचने की हिम्मत भी नहीं की। यह सच में आंखें खोलने वाला है। बाई निंगबिंग अंदर से तुम्हें इंसाफ दिलाने में मदद करना चाहती थी। यह कैसी कंपनी है? क्या तुम अपने एम्प्लॉयज पर इतना प्रेशर डालते हो और वे सिर्फ चुपके से आराम कर सकते हैं? यह बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर उसने सोचा और जल्दी से इनपुट बॉक्स का सारा टेक्स्ट डिलीट कर दिया। बाई निंगबिंग ने पलकें झपकाईं। यह मेरी कंपनी है। तो बड़े बॉस की तरह? बाई निंगबिंग ने सुझाव दिया। तो फिर तुम थोड़ा और आराम कर सकती हो। काम करने से पहले अच्छी तरह आराम करो। ऐसा नहीं है कि कंपनी मेरी है। क्या तुम्हें सच में डर नहीं है कि मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा? ठीक है, ठीक है, मैं अब काम पर जा रही हूं। तुम जाओ और अपना काम करो। बाई निंगबिंग ने मन ही मन कहा, कंपनी तुम्हारी नहीं है, बल्कि मेरे परिवार की है। चिंता मत करो ज़्याओ फेंग, कोई भी तुम्हारे साथ नरमी नहीं बरत सकता। जैसे ही वह अपने वर्क स्टेशन पर लौटी, उसका फोन बजा। ज़्याओ फेंग, दोपहर में आना।